Hi student. So today I'm going to start the first lesson which is a grammar topic. Already I told first of all we have to हमें study करना है grammar, उसके बाद written और उसके बाद फिर conversation start होगा. फिर हम बताएंगे किस तरह से conversation होगा. तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग start करें grammar portion. उसमें जो पहला टॉपिक है एक्चुअल हमें मुख्यतः 5 जो चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं रिटेन पे कमांड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका रिटेन जितना अच्छा है उतना ही अच्छा आपका कन्वर्सेशन होगा. हमने पिछले लेक्चर क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस में हमने एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए उसमें कि किस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम रहेगा आगे बढ़ते हुए. 3 टर्म्स में हम लोग 3 टर्म्स में जाएंगे. सबसे पहले ग्रामेटिकली पोर्शन, उसके बाद फिर रिटन पोर्शन, उसके बाद फिर कन्वर्सेशन में जाएंगे और 2x2 टॉकिंग, वॉइस एंड एक्सेंट, इंटोनेशन, उसका GD PD ये सब होती रहेगी. तो आज हम लोग स्पेशली स्टार्ट करते हैं ग्रामर का जो पार्ट है वो. और आपको मुख्यतः वो 5 चैप्टर्स आने चाहिए जिसमें जो शायद आपने सुना ही होगा या नहीं सुना है तो यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले इन्फिनिटी, कॉजेटिव, वर्बल, ये सब चैप्टर्स के नाम है. पोजीशन एंड पॉजिजेशन, ये 5 चैप्टर्स मुख्यतः आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और ग्रामेटिकली मिस्टेक है, आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपका पर्पस क्या है अंग्रेजी सीखने का, कि कहीं ना कहीं हम प्लेसमेंट हमें मिले, है ना. जैसा आपने सुना होगा, ये देखा होगा, यहाँ के स्टूडेंट्स UK USA में मेट्रो सिटीज़ में भी हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करके भी हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं सेट. आखिर क्यों है? क्योंकि उनकी ग्रामर जो है जब वो बोलते हैं कहीं भी मिस्टेक नहीं होता है अब, और बहुत फ्लुएंट है. तो बिना ग्रामर का हमने एक्सप्लेन बहुत सारे वीडियोज़ इस पर बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं. मेनली यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स में चलेंगे और फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो ग्रामर, और ये मुख्यतः 5 चैप्टर्स हैं. अब ये 5 चैप्टर्स हम तो समझाएंगे, और उससे पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए जो हम लोग शायद दूसरी या तीसरी क्लास से, मेरे ख्याल से 4th या 6th क्लास से थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है स्कूल में ही. जो ग्रामर का टॉपिक है उसको कहते हैं टेंस. आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, भूला होगा, कई बार पढ़ा होगा, भूला भी होगा. इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं. बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं मुख्यतः हमें उन्हें ही देखना. इन 5 चैप्टर्स को लेकिन समझने के लिए हमें ये टॉपिक जो है टेंस, ये आना ज़रूरी है. तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम करीब 90% या 75 बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखा या लैंग्वेज लर्नर्स को देखा गया टेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है. जैसे कि ABCD होता है, हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज क्लास का क ख ग घ, ये ABCD है. इसके बिना, टेंस के बिना हम कुछ समझ ही नहीं सकते. तो ये 5 चैप्टर्स का यूज़ होगा लिखने और बोलने में. अब इन 5 चैप्टर्स को समझने के लिए आपको टेंस आना चाहिए. तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. आप इसको देख सकते हैं या फिर आप मैसेज करके, बाकी हमने बहुत कोशिश किया है कि आपको समझ में आए, और अगर कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन से भी या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं. लाइव क्लासेस जब हम आते हैं उस समय आप पूछ सकते हैं. तो चलते स्टार्ट करते हैं. टेंस. अब ये टेंस है क्या? ये आपने सुना होगा कि किसी भी लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है. अंग्रेज जो बोलते हैं अंग्रेजी, वो अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बोलते हैं. जैसे फैन इज़ वर्किंग, फैन का मतलब होता है पंखा, इज़ का मतलब है वर्किंग, मतलब काम कर रहा. तो हमने अंग्रेज़ों को सुना है, बहुत सारे इंग्लिश फैकल्टीज़ यहाँ पे होते हैं, तो हमने देखा पंखा है, नॉट का नहीं, नहीं काम कर रहा. तो ये आपके समझ में कुछ नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका ग्रामर फैन इज़ नॉट वर्किंग. सब्जेक्ट लिखें पहले, तब इज़, तब नॉट, तब ऑब्जेक्ट. हमारा स्ट्रक्चर दूसरा है. तो इस कारण ग्रामर जानना ज़रूरी है. ग्रामर तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें बस ये 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो कि हमको लगता है 4-5 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे आपके, राइट. तो इन सब को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले समझे. तो ये जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर का एक लेशन है, क्योंकि आप लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी से ही हम लोग अंग्रेजी समझेंगे. जो बंगाली है वो बंगाली से हिंदी समझते हैं.
ये इंग्लिश समझते हैं, तो हमें हिंदी अपने लैंग्वेज से ही इंग्लिश में जाना है। तो टेंस एक ग्रामर का एक लेशन है। क्या है? लेशन है। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, मॉडल वर्ब वगैरह वगैरह, तो ये भी एक लेशन है। देखा होगा आप ग्रामर का बुक उल्टाएंगे, टर्न ऑन करेंगे तो देखेंगे कि एक ये भी एक चैप्टर है, टेंस 12 नंबर, और फिर आप उल्टाते होंगे। तो एक लेशन है। लेशन को हिंदी में इकाई बोलते हैं ना, अगर थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में जाएं तो। बहुत सारे लोग जानते हैं इकाई ना, पार्ट जिसको कहते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसमें हमें प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर क्या आ गया? जब हम कोई काम करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये किसी को कुछ देना होता है, आप ये ले लीजिए, हमारे दोस्त आएंगे, मोहन आएगा, उसको आप दे दीजिएगा, उसके बदले ये तीनों सेंटेंस आपने भविष्य में बोला। अब कैसे भविष्य? अभी बोला कि ये ले लीजिए, ये तो वर्तमान में बोला। मेरा दोस्त आएगा, भविष्य में आएगा, तो उसे दे दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंसेस भविष्य में चले गए हैं ना, मतलब आएगा तब दे दीजिएगा। पहला सेंटेंस जो हमने बोला ये लीजिए, प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में बोला। तो टेंस से हमें क्रिया के समय का बोध होता है। ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ होगा, अभी हम इसको और भी ओपन करके एक्सप्लेन करें। इससे कोई भी काम जो होता है ना, वो हम उसको ये लैंग्वेज नोअर्स ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। हिंदी में भी आप कहते हैं कि खा लो, तो मतलब अभी खा लो। जैसे मैं खाता हूँ तो अभी खाता हूँ, मैंने खाया तो खा लिया, मैं खाऊंगा तो फ्यूचर में खाऊंगा। यानी 3 तरह से किसी भी क्रिया को किया जाता है, या नहीं तो वर्तमान में, या नहीं तो भूत में, या नहीं तो भविष्य में। तो मुख्यतः टेंस में क्रिया के कब हुआ, काम कब हुआ, उसका अध्ययन हम लोग अच्छे से करते हैं। उसके बाद फिर इसका यूज़ होता है दूसरे चैप्टर्स में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो टेंस के इसलिए मुख्यतः 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जैसा हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो आप तो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे भी नॉलेज के लिए रखना चाहिए कि टेंस होता क्या है। टेंस एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर का वह इकाई है, लेशन है, जिससे हमें ये पता चले कि कोई कार्य प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ कि भविष्य में होगा, है ना। मतलब कोई कार्य वर्तमान में होता है या भूत में होता है या भविष्य में होता है। तो ये ज़्यादा स्पष्ट अभी नहीं हुआ होगा, बस आपके जानकारी के लिए कह दिया है। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे और भी ज़्यादा ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमने लिखा है टेंस 3 काइंड्स होते हैं। तो डेफिनेशन में आप ये लिख लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर की वह इकाई जिससे हमें यह पता चले कि कोई कार्य कब होता है का मतलब प्रेजेंट, हुआ मतलब पास्ट, कब होगा भविष्य। तो हम डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश ग्रामर की वह इकाई जिससे हमें यह पता चले कि कोई कार्य कब होता है, कौमा हुआ अथवा भविष्य में होगा, उसे हम टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? द लेशन, English grammar lesson in which we get to study any work is happened, was happened, will happen in future is called tense। तो आप हिंदी में ही समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। जैसा कि डिफिनेशन है कि तीनों को मिलाया गया कि काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स। कितने? 3 काइंड्स। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है 3 काइंड्स को। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा हमने लिखा है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। और सबसे पहले जो हम देखेंगे वो प्रेजेंट टेंस। पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने देखा टेंस का डेफिनेशन और काइंड्स। तो उसमें देखा होगा 3 काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट टेंस, आज उसको समझें। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस का मतलब होता है काल, मतलब अभी। वर्तमान का तो पता ही होगा आप लोगों को, अभी इस समय। अब प्रेजेंट में देखा जाता है, हमने कहा था कि टेंस से हमें क्रिया के समय का पता चलता है, किसी भी वर्क के टाइम का पता चलता है। जैसे आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे आ गए,
पूछते क्या कर रहा है, तो वो क्या बोलता है, मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। क्या बोलता है वो, मैं खाना खाता हूँ। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, खाना खाते हैं। दूसरा, वो ये भी कह सकता है मैं खाना खा रहा हूँ। तीसरा कह सकता है मैं खाना खा चुका हूँ। चौथा कह सकता है मैं 20 मिनट से खाना खा रहा हूँ। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हो गए। एक तो मैं खाता हूँ। अब अगर वो बोले मैं खाता हूँ, तो आप क्या समझेंगे? 2 चीज आपको पता नहीं होगा, जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। एक तो वो कितने बजे से खाता है। दूसरा, कब तक खाएगा। आप जरा देखिए, सोचिए कि मैं खाता हूं, तो आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा 1 घंटे से खा रहा है कि 5 मिनट से खा रहा है कि 10 मिनट से खा रहा है ना। दूसरा, कब तक खाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो खाता हूं इंडिफिनिट हो गया। ये जो खाने का काम है वो इंडिफिनिट हो गया, मतलब निश्चित नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है, अगर कोई बोले मैं खाता हूं, तो ये इंडिफिनिट हो गया खाने का काम। दूसरा हुआ कि मैं खा रहा हूं, तो मतलब जारी है, प्रेजेंट टाइम में खाने का काम जारी है, तो कंटिन्यूअस हो गया, है ना। दूसरी तरह से क्या बोला, प्रेजेंट, पहले तो इंडिफिनिट हो गया खाने का काम, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, जारी है, लगा हुआ, मैं खा रहा हूं। तीसरा अगर बोले मैं खा चुका हूं, इससे आपको यह पता चलेगा कि खाने का काम अभी अभी खत्म हुआ, मैं खा चुका हूं। अब बोलो क्या बात है ना, जस्ट कोई खा के कहता है मैं खा चुका हूं। ये तीसरे तरह का सेंटेंस हो गया। चौथा कहेगा मैं 5 मिनट से खा रहा हूं। फोर्थ, मतलब वर्तमान में ही ये चारों काम चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग, थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज है। मैं 5 मिनट से खा रहा हूं, मतलब चौथे तरह के सेंटेंस में ये है कि आप वो काम जो है वो 5 मिनट से जारी भी है, लेकिन उसमें टाइम का आपको पता है कि 5 मिनट से। क्लियर। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 काइंड्स होते होंगे, और होते भी हैं, होते होंगे क्या, होते ही हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने अभी अभी एक सेंटेंस लिया कि मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं मतलब इसके लास्ट में ताहे ती होते हैं, इंडेफिनिट वाला। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, मैं खा रहा हूं रही हूं। तीसरा हो गया मैं खा चुका हूं, तो चुका है चुकी है आपको मिलेगा। चौथा हो गया कि मैं 5 घंटे से खा रहा हूं, मतलब कुछ समय से 5 मिनट से खा रहा हूं। इसमें भी रहा हूं रही हूं है, लेकिन टाइम के साथ है, यानी कुछ समय से जारी है। तो अगर इसका परिभाषा, हमने पहले ही कहा था परिभाषा कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन कभी कभी कोई कोई सेंटेंस में जब हमें समझ में ना आए तो परिभाषा काम आता है। वो भविष्य में आप देखेंगे रिटन क्लासेस में या फिर ओरली जब कन्वर्सेशन होगा उसमें, तो इसलिए परिभाषा मेक श्योर करना जरूरी हो जाता है। तो आप परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, लिखे कि जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में होता है, मतलब इंडेफिनिट वाला होता है, हो रहा है कंटिन्यूअस वाला हो रहा है, कॉमा हो चुका है मतलब अभी भी खत्म, परफेक्ट वाला, अथवा कुछ समय से जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे कि जिस टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य होता है, कॉमा हो रहा है, कॉमा हो चुका है, अथवा कुछ समय से जारी है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो क्लियर, आप लिख लीजिए इसको। लिखने के बाद आगे हम बढ़ते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो काइंड्स तो ऑलरेडी आप सीख ही चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। काइंड्स को मिला के ही तो परिभाषा बनाया हमने। इंडेफिनिट मतलब खाता है, खा रहा है तो कंटिन्यूअस, खा चुका है तो परफेक्ट, कुछ समय से जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 4 काइंड्स हैं। तो फॉर्मेलिटी है कि हम अभी बताएं, अभी लिख के बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, पिछले क्लास में शायद हमको बता देना चाहिए, अभी हम कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सेंटेंस के कितने, मतलब मुख्यतः सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं सेंटेंस। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अफर्मेटिव आप देख रहे होंगे, जैसे कोई कहे कि मैं आम खाता हूं, अफर्मेटिव इसको मानते हैं। मैं आम नहीं खाता हूं, नेगेटिव है इसलिए यहां नहीं लगा हुआ है। मैं आम नहीं, अगर किसी सेंटेंस में नहीं लगा हो तो आप भी जानते हैं नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, क्या मैं आम खाता हूं, राइट। और WH वर्ड में मतलब इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें हिंदी वाक्य में क्या, सूर्य में क्या क्या लगा होगा, ठीक है। नेगेटिव में नहीं लगा रहता। अब WH वर्ड ये लिखा है, WH वर्ड, WORD, क्वेश्चन, QUESTION।
मैं आम कब खाता हूं, यानी इसमें बीच में क्वेश्चन होगा कब। इस इंट्रोगेटिव में क्या स्टार्टिंग में हो गया, इसमें बीच में क्वेश्चन होगा। यहां तक आप क्लियर है? इसको जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में। तो लिख लीजिए काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग ने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में देखा था, वीडियो जो रिकॉर्ड किया था। इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलरेडी कहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको आप लोग जॉट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो पूछ भी सकते हैं, जैसे हम बोलते ही रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। दूसरा कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जारी रहना, कहते हैं ना वो कंटिन्यू है। तीसरा होगा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है एंड, मतलब खत्म हो गया। अब ये जो चौथा नाम है आप देख रहे होंगे सेम टू सेम ये और ये, परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिला के बनाया गया, मतलब खत्म भी हो गया और जारी भी है। हमने कहा था कि मैं आम 5 मिनट से खा रहा हूं, तो 5 मिनट बीत गया है ना, परफेक्ट भी हो गया और अभी जारी भी है। तो मैं अब 5 बजे से खा रहा हूँ, अभी सपोज 6 बज रहा है, तो 5 बजे से और अभी भी जारी, तो दोनों खत्म भी हो गया खाने का काम और जारी भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फर्स्ट कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कोई काम हो, जैसे मैं खाता हूँ, कब से खाता हूँ, कब तक खाऊंगा ये निश्चित नहीं, इस तरह के सेंटेंस से जाता है। मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कब से होता है, कब तक होगा ये पता नहीं है ना, सेंटेंस से वह पढ़ता है, कितने बजे से पढ़ता है, कब तक पढ़ेगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। तो इसका अगर हम परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले तो परिभाषा हर एक टेंस का हम लोग देखते ही हैं, तो इसमें हम परिभाषा ये बनाएंगे कि जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में होता है ना, अभी बहुत देर से यही चर्चा होता आ रहा है कि होता है, खाता हूँ, सोता है, तो जिससे हमें, जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जानकारी के लिए इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन जानना ज़रूरी है। कोई पूछेगा नहीं कि इंडेफिनिट का, क्योंकि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तो लेकिन लिखना ज़रूरी है। लिख लीजिए कि जिस प्रेजेंट टेंस से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान काल में होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहचान। पहचान, इसमें लिख लीजिए पहचान में, इसके अंत में हमेशा ता है, कौमा ते हैं, कौमा ती हैं इत्यादि लगे रहते हैं। ता है, कौमा ते हैं, कौमा ती हैं, etc. At last of these type of sentences always be ता है, ती हैं, ते है ना, इसके इस तरह के सेंटेंस में हमेशा अंत में ता है, कौमा ते हैं, कौमा ती हैं इत्यादि लगे रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, पहचान रहना चाहिए, समझ के याद करना है। ओके, अब आगे चलते हैं कि अब इस पे सेंटेंसेस कैसे बनाया जाए, ताहे ती हैं ते हैं वाला सेंटेंस कैसे बने। तो हमने दिखाया था कि सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड। तो अफर्मेटिव को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस जनरली हम लिख देते हैं, लेकिन हम बस आज ये लिखें, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, ठीक है, पता चल रहा होगा, AFFIRMATIV। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं खाता हूँ, वह सोता है, तुम टीवी देखते हो, इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था कि चारों तरह के सेंटेंस में अफर्मेटिव। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनते कैसे, हम तो कह देते हैं कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं का मतलब आई, आम का मतलब मैंगो और ईट का मतलब खाना, आई मैंगो ईट, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं समझेगा। अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार इस सेंटेंस को, मैं आम खाता हूँ, तो ताहे ती हूँ लास्ट में जैसे ही होगा, और अफर्मेटिव है तो हमें अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बनाना होगा। कुछ पहले वाले क्लास में आपने देखा होगा, फैन इज नॉट वर्किंग को पंखा है नहीं काम कर रहा, अंग्रेज कभी कभी बोल देते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जो है
इसी तरह हमारा हिंदी है, मैं आम खाता हूँ, तो आई मैंगो ईट, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है वो, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे सीखें उसका क्लास चल रहा है। उनका स्ट्रक्चर मतलब ग्रामर सीखना, और ग्रामर में ज़्यादा आपको सीखना ही नहीं है ना। जो हमने ट्रिक बताया उसमें बहुत हमने शायद कहा होगा कभी, सांप नेवले की लड़ाई में, बात कहाँ तक सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, नेवला ही जीतता है और कोबरा, किंग कोबरा, सबकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे नेवला मैंगूज जो होता है वो जीत जाता है। कहा जाता है कि अब अगर आप घर के पीछे देखेंगे झाड़ियों में जहाँ नेवला होता है वहाँ कुछ घास होते हैं, तो जब लड़ाई होती है ना तो मार के अच्छा आप एक बात बताइए, क्या नेवले को कोबरा काटता नहीं होगा? क्या उसको पॉइजन नहीं आते होंगे? उसको भी पॉइजन आता होगा, तो वो क्या डीएमसीएच या एमएनसीएच या आरबी मेमोरियल ऐसा कुछ तो नहीं जाता, या फिर एम्स तो नहीं पहुंच जाता दिल्ली? उसके पास एक जुगाड़ है, आपके घर के पीछे कुछ घासेज हैं जो उसका जड़ या कुछ खा लेता है, ऐसा बाद में सच्चाई ये नहीं हमको पता, लेकिन सुनते हैं ऐसा होता है। तो अगर आप छुप के देख लें, अरे ये तो ये खाता है, तो आप उस दिन से, जैसे पुदीना वगैरह लगाया जाता है, आप उसको लगा के नहीं नहीं ये सांप एक बार खा लोगे तो लाखों रुपए बच जाएंगे। कभी कभी तो ट्रैफिक में लोग मर भी जाते हैं। तो ये मेरे पास एक ट्रिक है, पूरे ग्रामर में से हमने वो ट्रिक निकाला हुआ, फिर आगे भी ट्रिक्स काम आएंगे, जिसमें हमने कहा सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। हालांकि टेंस मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंस नहीं हो पाता, इसलिए हमने सोचा इस पर भी इस क्लास में हम लोग रखें। तो उस दरमियान हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। पता चल रहा होगा मेरे ख्याल से, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। एस का मतलब सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग लिखें तो हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, SUBJECT, उसको सिंबल में S, सब्जेक्ट वर्ब को VERB, संकेतिक भाषा में वर्ब पहला लेटर, OBJECT, संकेत में O में लिखा होगा। ये जानना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं सब में आपको ये संकेत मिलेंगे। जैसे चाय बनाने का रेसिपी, तो ये मैं आम खाता हूँ, इसको बनाने का रेसिपी ये है। मतलब जितने भी दुनिया में ताहे ताहे लगा हो, ताहे तीहते हो, उसके अफर्मेटिव को बनाने का ये रूल है। अफर्मेटिव पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस का, उसका V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब ये दूसरा V1 या V5 क्या हुआ, है ना। आपने सुना होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो शायद आपको पता होगा, उस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। कि वैसे हम बता दें, जैसे आपने जाना का इंग्लिश गो होता है, लिखने का इंग्लिश राइट होता है, खाने का इंग्लिश ईट होता है, तो लिखने का इंग्लिश क्या बोला, WRITE, है ना। जाने का इंग्लिश GO गो, खाने का इंग्लिश EAT है। अब ये सब ना V1 होता है, जो भी आप जानते हैं वो V1 होता है। इसको V5 कैसे करें, तो S या ES आप जोड़ देंगे तो वो V5 हो जाएगा, S या ES आप जोड़े तो WRITES, गोज में ES गोज, GOES, इट में S जोड़ दिए तो वो V5 हो गया, रटने की जरूरत नहीं है उसको। V1 में ही SES जोड़ देंगे तो वो V5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप V1 यूज करें या V5, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है कि कहाँ पे V1 कहाँ पे V5, वो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले समझे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। ये बहुत दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी अंग्रेजी पढ़ते नहीं हैं। एक्चुअली ये इंग्लिश का टॉपिक नहीं, ये जस्ट कॉमन बातें हैं। ये तो सबको शायद आता ही होगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, देखा हमने, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो वो भाषा हम यूज नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस लें, इसको हम हटा देते हैं। लिख रहे हैं कि मैं आम खाता हूं, ये लिख दिया, मैं आम खाता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब, कोई कहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानिए, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ड पहचानना सीखें। जिनको नहीं आता वो सीखें।
काम के नाम को, दुनिया में जितने भी काम हैं उनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। खाना, उठना, बैठना। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, जितने भी फल के नाम है उसको फल के नाम हो गए, केला, आम, अमरूद, जितने भी आस पड़ोस सब आप सोचने ही लगेंगे कौन कौन से है भाई। इसी तरह जितने भी दुनिया में वर्ड्स हैं, क्रिया के नाम है उसको वर्ब कहता है। अब क्रिया का नाम कौन सा है, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना। तो सेंटेंस आप पढ़ेंगे, मैं आम खाता हूँ, जैसे बहुत सारे सेंटेंस आप पढ़ेंगे, जो क्रिया का नाम होगा ना उसी को हम वर्ड मानेंगे, मतलब वो मानेंगे वही वर्ड होता है। यहाँ सेंटेंस है, आपको कहेगा कोई वर्ड, मैं आम खाता हूँ, में वर्ड क्या है, तो खाता, खाना हो गया वर्ड, ठीक है। दूसरा हो गया, अब सब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस को आप पढ़िए, जैसे कोई कहता है मैं आम खाता हूँ, तो खाने का काम कौन करता है, मैं ना, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आम खाता हूँ, ये हो गया वर्ब। खाने, दुनिया में जितने भी काम के नाम है उसको वर्ब कहते हैं, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसपे काम का असर हो। खाने से आम ही खत्म होगा ना, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब और भी कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ ना, मैं तुम्हें, इसमें शायद ज़्यादा समझ में, मैं तुम्हें मारता हूँ, इसमें वर्ब क्या हो गया, मारना ना, क्रिया कौन सी हो रही, मारना। अब कौन मारता है, मैं। चोट जिसको लगता है, जिसपे मारने का असर पड़े, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तुम्हें, तो मैं तुम्हें मारता हूँ, जिसको चोट लगेगा, असर पड़ेगा मारने का, वो ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस हमने क्या बोला, मैं तुम्हें मारता हूँ, मारना हो गया वर्ब, मैं क्योंकि मारने का काम कर रहा है इसलिए मैं हो गया सब्जेक्ट, और तुम्हें चोट लग रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी वर्ब का असर जिस पे पड़े उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए, खाने से क्या खत्म हो रहा है, आम ही ना। और भी है, जैसे मैं कहानी लिखता हूँ, तो मैं कोई क्रिया का नाम नहीं है, कहानी कोई क्रिया का नाम, लिखना क्रिया होती है, लिखो, उठो, बैठो, जाओ ना। तो लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं, इसलिए मैं हो गया सब्जेक्ट। और लिखाएगा क्या, लिखने से कहानी, तो कहानी होगी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब ये समझने के बाद आपको ये फॉर्मूला बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंसेस हम कुछ लेते हैं, सेंटेंसेस कुछ लेते हैं। मैं कहानी लिखता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, वह आम खाता है। सब में ता है, ती हूँ, ताहूँ, तेहूँ, तेहूँ। हमने पहचान में हमने देखा था डेफिनेशन के बाद कि जिसके अंत में ता है, ती होता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अब इस तीनों सेंटेंसेस को इस पे बिठाना है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस को आपको बिठाना है, तो इसमें पहले अंग्रेज क्या कहते हैं, इसको बिठाने के लिए पहले आप इस सेंटेंस में जो उपस्थित सब्जेक्ट है उसको लिखिए, प्रेजेंटेड जो उपस्थित है। मैं कहानी लिखता हूँ, तो मैं कहानी लिखता हूँ में सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो वर्ब पहचाने। हमने बताया था कि वर्ब कैसे पहचानते, लिखना, ये वर्ब हो गया, और जो काम करता है, लिखने का काम ये मैं करता है, इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया। लिखने का असर कहानी पे पड़ रहा है, इसलिए कहानी हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया। मनी मनी इसको सोचना है, मैं कहानी लिखता हूँ, तो इसको आई लिख दिया, आई। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब उससे पहले एक चीज और आपको समझना होगा कि V1 या V5, ये तो हमने समझा ही दिया था, किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 का यूज होगा। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो आई वी, दिख रहा होगा आई वी यू और THEY, दे, तो इन सब के साथ V1 का यूज होगा, है ना। अगर सब्जेक्ट हो आई वी यू दे, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और THEY दे का मतलब दे, तो इसमें V1 का यूज होगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पे लिखते हैं, यदि सब्जेक्ट ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए शी, इट, और एक और नाम हो, एक से ज्यादा हो तब तो नहीं, एक नाम हो, इन सब के साथ V5 का यूज होगा। V5 का मतलब वर्ड में आप SES जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखना है, V1 किसके साथ और V5 किसके साथ। तो अब मैं है, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, वर्ड V1 या V5, तो आई किस लिस्ट में, यहाँ पे V1 का यूज, और वर्ड क्या है, लिखना, तो WRITE आप लिख रहे होंगे, हम यहाँ पे ऐसे रफली, आई राइट,
दोनों में से एक लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। तो ए स्टोरी, ASTORY, फुल स्टॉप देंगे, यहाँ भी लिखा हो फुल स्टॉप। तो आई राइट ए स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब शायद आपसे खुद से ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना दे। तुम किताब पढ़ते हो, मार्क कर लें। तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पढ़ना हो गया वर्ब। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। यहाँ पे हम बना देते हैं, इसका ट्रांसलेशन यहाँ बना रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं। यू, उसका V1 ये V5। अब वर्ब के साथ V1 की V5। उस लिस्ट में तो V1 ये U नहीं है, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ V1। V1 मतलब खाता, खाने का V1 तो खाना, ईट, तो यू ईट, EAT कर दिया। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये है ना, सॉरी यहाँ पे हमें बनाना है। तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ना है यहाँ पे। पढ़ने का रीड होता है READ, ये ठीक से अब लिख दें, READ। तो यू रीड, किताब का बुक, अपनी तरफ से ए जोड़ देंगे क्योंकि एक बार में एक ही किताब पढ़ता है, इसलिए ए बुक इंग्लिश में लिखना पड़ता है। हिंदी में सीधे कहा जाता है कि तुम किताब पढ़ते हो। तुम एक किताब पढ़ते हो लिखे, या तुम किताब, बात बराबर है। तो यू रीड ए बुक। अब तीसरा हो गया, वह आम खाता है। थर्ड जो सेंटेंस है, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा कचरा हो गया, लेकिन आपको मार्क हो रहा होगा। ये वाला, वह आम खाता है। तो इसमें सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट पे इसको भी बिठाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह हो गया यहाँ सब्जेक्ट, आम हो गया ऑब्जेक्ट, खाता हो गया वर्ब। तो ही होता है खाने का इंग्लिश। इसको हम मिटा देते हैं, अब तो हम मिटा सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अब ही कर दिया, और खाने का इंग्लिश ईट। अब ही के साथ V1 या V5, देखिए ही उस लिस्ट में है, यहाँ पे है, तो V5। अब V5 कैसे करें? खाने का इंग्लिश ईट होता है, उसमें CS जोड़ देंगे, तो EATS, इट्स, EATS। तो ही इट्स, अब क्या खाता है? आम, तो A मैंगो, AMANGO, तो ही इट्स ए मैंगो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो वो अफर्मेटिव ने देखा। अब जैसा लिखा हो नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIV, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नहीं वाला। तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब डू या डज किसके साथ लगाए? तो अगर सब्जेक्ट हो वी यू दे, तो इस सब के साथ डू का यूज हमने लिख दिया, आपको भी जाना जरूरी है। ही सी इट नेम हो, एक नाम हो, तो डज का यूज करेंगे। इतना क्लियर है? तो इस तरह से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब डू या डज लिख देंगे। डू डज कैसे? तो सब्जेक्ट अगर ये सब है तो डू, और ये सब है तो डज। उसके बाद नॉट, द V1 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल्स लिखे हिंदी के, तो एग्जाम्पल देखें, नीचे जैसे लिखा हो, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ अफर्मेटिव होता, मैं आम नहीं खाता हूँ तो नेगेटिव हो गया। तो मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं है, इसको कहेंगे नेगेटिव। अब इसको इस पे बनाएंगे, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब पहले सब्जेक्ट लिखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, हम चिन्हित कर लें आपके लिए। उसके बाद वर्ब भी ये हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आम हो गया। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, तो आई, उसके बाद नेगेटिव डू या डज, तो आई इस लिस्ट में, डू वाले में, तो डू कर दिया। उसके बाद नॉट कर देंगे, नॉट लिखा। उसके बाद V1, तो वर्ब क्या? खाता, तो EAT, ए मैंगो, ऑब्जेक्ट लिखना है लास्ट में, तो आई ईट ए मैंगो। इसी तरह दो और सेंटेंसेस देख लेते हैं नेगेटिव में। तुम आम नहीं खाते हो, वह टावर नहीं जाता है। तो तुम आम नहीं खाते हो, इसी पे सब्जेक्ट डू इट इज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, तुम का यू कर दिया, डू नॉट ईट ए मैंगो। तुम तो यू होता है, यू के साथ डू। इसी तरह वह आम, वह टावर नहीं जाता है, तो ही, वह के ही के साथ डज का यूज होता है ना, यहाँ पे ही लिखा। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? वह है ना, वह ही हो गया। एक मिनट हम मार्क भी करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया। तो इस फॉर्मूला पर अगर बिठाते हैं तो ही डज नॉट गो टू टावर, ठीक है।